तो स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 में 28/11/2025 का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करने वाले हैं, जिसमें हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जो ग्रुप डी 2026 के आगामी आने वाली परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इस जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो अणु है, अणु के परमाणुओं की सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती है। किसी भी यौगिक का जो आणविक द्रव्यमान होता है यानी कि मॉलिक्यूलर जो मास होता है उसके सूत्र में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का कुल योग होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें H2O, ठीक है, H2 यानी कि पानी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H यहाँ पे 2 दे रखा है यानी कि 2 × 1 प्लस O का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होगा 16। ठीक, जब इसको इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा 18U। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। अणु में परमाणु के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लवण जल का जो विद्युत अपघटन होता है उससे किया जाता है। इसे क्लोरीन अल्कली जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं। नमक जो होता है NaCl, उसके संतृप्त घोल में से बिजली गुजारने पर जो एनोड होता है, एनोड का क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और घोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार कांच की पट्टी के 2 समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजारने के बाद अपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निर्गत किरण अपतित किरण की दिशा में समानांतर होती है लेकिन थोड़ी सी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कांच के स्लैब में प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय प्रकाश का जो अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। इसीलिए दोनों जो किरणें होती हैं आपस में समांतर होती हैं, लेकिन उनके बीच कुछ दूरी आ जाती है जिसे हम पार्श्विक विभवांतर भी कहते हैं, लेकिन लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें कथन दे रखा है एक, यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। दूसरा है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबवत होती है। तीसरा है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। और चौथा कथन दे रखा है, गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा दोनों। ठीक है, इसमें यह कथन जो दोनों कथन है वो ही क्या है, गलत है। नियम के अनुसार समांतर जो आने वाली किरणें होंगी वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं यानी कि वक्रता केंद्र से नहीं, और दर्पण का जो फोकस होता है हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थिर होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा गया ना कि सत्य कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सत्य होगा वो होगा हमारा पहला और दूसरा, जबकि तीसरा और चौथा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। स्टेथोस्कोप की रबर ट्यूब के अंदर ध्वनि तरंगें लगातार दीवारों से टकराकर बार बार परावर्तित होती हैं, जिससे ध्वनि तरंगें बिना अपनी ऊर्जा को सीधे डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश यानी कि V = W/Q होता है। W/Q विद्युत परिपथ में एकांक आवेश,
ठीक है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पास्कल। यह मात्रकों की समरूपता है। जिस तरह भार का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक उसी तरीके से दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगर हम बात करें आरआरबी जो बोर्ड है उनके द्वारा जो ये आंसर है वो ऑप्शन ए सही से ठहराया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्योंकि सक्रियता जो श्रेणी होती है उसमें बहुत ही नीचे आने वाली जो धातुएं होते हैं उनके ऑक्साइड बहुत कम स्थायी होते हैं। इन्हें बिना किसी अन्य रसायन के केवल गर्म करने पर ही धातु अलग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 2HgO, जब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे 2Hg + O2 का निर्माण होता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशिष्ट रह जाता है, ठीक है, और दो गैस निकलती हैं। एक लाल भूरे रंग की होती है और दूसरा दहन में सहायता करती होती है। वो कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यह एक तापीय अपघटन होता है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया होती है जो कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 गैस और आग जलने में सहायक ऑक्सीजन होता है O2 गैस निकलती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्योतक प्रारोहों और मूलों के सिरे यानी कि इंच पर लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक। शीर्षक विभाज्योतक जो होते हैं वो पौधे की जड़ों यानी कि रूट्स और तनों यानी कि जो उसको बोलते हैं हम शूट्स, जड़ को बोलते हैं रूट्स एंड तने को शूट्स, के अग्रभाग यानी कि टॉप पर पाया जाता है। इसमें होने वाली लगातार जो कोशिकाएं होती है वो विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्भपात, कॉपर टी लगाना, कंडोम का उपयोग या दवाइयाँ लेना गर्भ धारण को रोकना, ठीक है, के तरीके हैं। जबकि गर्भपात जो गर्भ ठहराने के बाद उसे समाप्त करने के लिए प्रक्रिया होती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कोशिका होती है कोशिका के आकार उसके कार्य से संबंधित होती है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी कोशिका का आकार इस बात पर तय होता है कि उसे शरीर से क्या काम करना है। जैसे संदेश भेजने के लिए चूहे और हाथी दोनों में ही लंबी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर दाब डालता है। कहाँ पर दाब डालता है, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी स्थित द्रव के अंदर एक क्षैतिज स्तर यानी कि समान गहराई या ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्थापन कहा जाता है। किसी भी गतिशील वस्तु के शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
15। इसमें दे रखा है कि मधुमक्खी के समान नाम को उनके वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित कीजिए। इसमें स्तंभ 1 दे रखा है सामान्य नाम, जबकि स्तंभ 2 दे रखा है वैज्ञानिक नाम। तो इसका सही आंसर बताना है कि कौन किससे मिलान होगा। इसमें पहला दे रखा है भारतीय मधुमक्खी यानी कि इंडियन बी। इंडियन बी का सही आंसर होगा विकल्प 2 से, यानी कि एपिक्स ओरोना इंडिका। इसे हम भारतीय मधुमक्खी भी कहते हैं। दूसरा है हमारा सेल मधुमक्खी, जिसे हम रॉक बी के नाम से भी जानते हैं। इसको जो मिलान करेंगे वो होगा एपिक डोरसेटा। जो तीसरा दे रखा है वो लिटिल मधुमक्खी दे रखा है, लिटिल बी का जो मिलान होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी से, यानी कि एपिक फ्लोरी से होगा। चौथा दे रखा है इटालियन मधुमक्खी। इटालियन में जो होगा इसका सही मिलान होगा ए से, यानी कि एपिक मेलिफेरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बीजी द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले फूल और फल दे सकते हैं। जो कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पौधों के किसी भी भाग जैसे तना जड़ से नया पौधा उगाया जाता है। चूँकि इन्हें बीज की तरह शुरुआत से विकसित नहीं होना पड़ता है, इसीलिए इन्हें फल और फूल बहुत जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धातु या पेंट या तेल का विलेपन करना। लोहे पर पेंट या तेल लगाने से उनकी जो सतह होती है उस पर एक सुरक्षा कवच बन जाती है, जिससे लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है और जंग लगने से बच जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धातु पर पेंट या तेल का विलेपन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे यानी कि टीटी और एक बौने मटर का पौधा जिसमें हम स्मॉल टी पौधे का संकरण किया, तो F1 पीढ़ी से उन्होंने क्या देखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी लंबे पौधे थे। जब इसको हम मिलान करेंगे तो इसका सही आंसर होगा, जैसे कि मान लीजिए टी और स्मॉल टी का जब हम इससे संयोजन कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें देखा जाए तो सभी में कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी लंबे थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु जैसे एक खड़ी ट्रक को बल यानी कि F से धक्का देता है, तो वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, तो जैसे कि तृतीय नियम द्वारा सुझाया गया है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती है। इसमें पूछा गया क्यों नहीं होती है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण बल लागू जबकि आकर्षण जो बल होता है वो F को संतुलित करता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब व्यक्ति ट्रक पर आगे की तरफ बल लगाता है, तो उस समय टायर और जमीन के बीच पीछे की तरफ उतने ही स्थैतिक घर्षण बल यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा होता है, जो हमारे बल को संतुलित यानी कि देता है, यानी कि काट देता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। जो प्लग कुंजी होती है एक स्विच की तरह काम करती है। जबकि एक प्लग लगाया जाता है तो परिपथ जुड़ जाता है और प्लग निकलने पर परिपथ टूट जाता है, जिससे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए जिंक के साथ, लोहे के साथ, सीसा के साथ या फिर सोडियम के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
सोडियम के साथ। सोडियम सोडियम एक बेहद सक्रिय क्षार धातु है। यह ठंडे पानी के साथ भी इतनी ही भयंकर उसमें छिपी अभिक्रिया करती है कि जो पैदा होने वाली जो हाइड्रोजन गैस है उसमें तुरंत धमाके के साथ आग लग जाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम, यानी कि Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कोलाइडी कण किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए क्वथन के द्वारा, ऑप्शन बी पुनः क्रिस्टलन के द्वारा, ऑप्शन सी अपकेंद्रण के द्वारा, ऑप्शन डी निस्यंदन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपकेंद्रण के द्वारा। जो कोलाइड होते हैं कोलाइडों के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे हम समान फिल्टर पेपर से छन जाते हैं और उन्हें अलग करने में के लिए अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन विधि का उपयोग किया जाता है, जिससे मिश्रण में मशीन में बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जैसे दूध से क्रीम निकालना। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती तैली कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है इसमें। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी पिंड, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोई कोशिका पूरी तरह क्षतिग्रस्त, बूढ़ी या बीमार हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचाकर खत्म कर देते हैं। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब वो क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। यानी कि भौतिक के नियम के अनुसार देखा जाए तो W बराबर F/D/cos थीटा होता है। इसके अनुसार यदि बल लगाने की दिशा और वस्तु के खिसकाने यानी कि उसके विस्थापन की दिशा एक ही ओर हो, यानी कि एक ही हो, तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता है। अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वायुमंडल की उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओजोन। ठीक है, जिसे हम O3 से डिनोट करते हैं। समताप मंडल में स्थित जो ओजोन होता है वो गैस की परत सूर्य से आने वाली जानलेवा जो पराबैंगनी जो किरणें होती है जिसको हम यूवी रेज बोलते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणों को खुद में सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी तक आने से रोकती है। ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी आने वाली परीक्षा में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। जय हिंद।